इंडिया में बेडरूम की साइज़ जनरली 10x10, 10x12, 10x15 इस तरह से लगभग 150 स्क्वायर फीट से कम ही होती है। 90% बेडरूम छोटे साइज़ के होते हैं, बट उसमें हमें स्टोरेज काफ़ी सारा चाहिए होता है। साथ ही हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि वो स्टाइलिश भी लगे और लग्जरी भी फील दे। तो दोस्तों दोनों ही चीज़ें करना पॉसिबल अगर आप स्मार्ट इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं। तो आज हमने ब्रेक डाउन किया है पूरे प्रोसेस को 8 सिंपल स्टेप्स में, जिसको फॉलो करके आप अपने बेडरूम को अच्छा और लग्जरी फील दे सकते हैं। स्टेप नंबर 1 होता है दोस्तों स्पेस प्लानिंग, मतलब अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर कैसे करना है, वो स्पेस प्लानिंग कहलाती है। अब ऐसे में आपका जो सिंपल एक बेसिक रूल है वो ये कहता है कि आपको 60% एरिया में अपना पूरा फ्लोर का कवर करना है फर्नीचर पे। 40% एरिया लगभग आपको फ्री रखना है फॉर मूवमेंट एंड सर्कुलेशन। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपका रूम ऑटोमेटिकली स्पेशियस लगने लगेगा। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको स्टोरेज कॉम्प्रोमाइज करना है। मैं आपको 4 सिंपल और अच्छे लेआउट्स दिखा देता हूँ। अगर आपका स्मॉल साइज का बेडरूम है उनमें से जरूर आप एक ना एक अपने बेडरूम के अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। पहला लेआउट है प्लेटफॉर्म बेड वाला लेआउट। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि आपको एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसके नीचे आप काफ़ी सारा स्टोरेज ड्रॉअर फॉर्म में दे सकते हो। जो आपकी बेड की मैट्रेस है उसमें भी स्टोरेज दे सकते हो। साथ ही सामने की साइड में बिल्कुल आप वार्डरोब प्लान कर सकते हो। नॉर्मली अगर हम ऐसा करते हैं विदाउट मेकिंग प्लेटफॉर्म तो क्या होता है कि हमें सामने वार्डरोब और बेड के बीच में मिनिमम 3 फीट का गैप छोड़ना पड़ता है, बट इस केस में हमें वो नहीं करना पड़ता। ऐसे में अगर आपका बेडरूम का विड्थ अगर 9 फीट या 10 फीट भी है तो भी आप इस तरह का सेटअप वार्डरोब और बेड का दोनों को इस स्पेस में सेट कर पाओगे। और जो नीचे स्पेस बचा है वहाँ पे आप चाहें तो स्टडी टेबल या ड्रेसिंग जो भी आपकी यूटिलिटी है उसके अनुसार उसको बाकी एरिया में सेटअप कर सकते हो। सेकंड है दोस्तों कॉर्नर बेड लेआउट। मान लीजिए आपका टोटल बेडरूम का वेट 10 फीट आ रहा है, बीच में 6 फीट का बेड रखने के बाद दोनों तरफ 3 फीट का स्पेस बचेगा। ऐसे में आप किसी भी साइड वार्डरोब प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि आप उसको यूज अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको कंजेस्टेड हो जाएगा। इस केस में अगर आप कॉर्नर में बेड प्लेस कर देते हो और उसके साइड में वार्डरोब रखते हो तो आपके पास में लगभग बीच में 4 फीट का गैप बच जाएगा, इसमें वार्डरोब आने के बाद भी आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। साथ ही आप बाकी बचे एरिया में अपनी बाकी यूटिलिटी जैसे सेटिंग हो गया, स्टडी टेबल हो गया, ड्रेसिंग एरिया हो, उसको ईजिली मैनेज कर पाओगे। अगर कॉर्नर बेड वाला आइडिया आपको पसंद नहीं आ रहा और आप चाहते हैं कि बेड को सेंट्रली प्लेस करें तो उस केस में आप कंसील्ड बेड वाला या कंसील्ड टीवी पैनल वाला डिजाइन यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको बेड के बैक वाली वॉल पे स्टोरेज प्लान करना होता है, चाहे तो आप दोनों साइड कर लीजिए, इवन आप बेड के ऊपर भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप सामने जो टीवी वाली वॉल है उसमें भी टीवी को कंसील्ड बना करके वार्डरोब की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे में आपको स्टोरेज भी मैक्सिमम मिल जाएगा और साथ ही आपका बेड भी सेंट्रली प्लेस्ड होगा। इस तरह के डिजाइन में एक ही इशू है कि आपके हेड के ऊपर स्टोरेज आ सकता है जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपका जो हेड रखने का प्लेस है उसको थोड़ा आगे बनाना है, मतलब वार्डरोब को पीछे से कवर करके बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और दोस्तों लास्ट में आप स्पेस सेविंग बेड यूज कर सकते हो, जैसे कि मर्फी बेड हो गया या फोल्डिंग बेड हो गया या सोफा कम बेड हो गया। इस तरीके अगर आप फिटिंग यूज करते हो तो आपका बेडरूम का स्पेस हमेशा फिल इन नहीं रहता, जब यूज करना तब आप उसको यूज कर सकते हो। साथ ही अगर आप बंक बेड को प्लान करें तो आप इस तरह से 2 अलग अलग लेवल पे भी बंक बेड को प्लान कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक तो एक के ऊपर एक बेड आने से थोड़ा कंजेस्टेड फील होता है, वो नहीं होगा। साथ ही आपको जो है एक्स्ट्रा स्टोरेज भी आपकी जो बंक बेड है उसके नीचे मिल जाएगा और सामने की साइड में आप आराम से अपना वार्डरोब को प्लान कर पाओगे। तो ये वाले आइडियाज भी काफी यूनिक है और काफी अच्छे हैं, स्पेशली अगर आप किड्स रूम प्लान करें तो इस आइडिया को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में आता है सीलिंग डिसाइड करना। बेसिकली आपका जब एक बार स्पेस प्लानिंग लॉक हो जाता है उसके बाद ही हमें फॉल सीलिंग प्लान करनी चाहिए। कई लोग ये गलती भी करते हैं कि फॉल सीलिंग पहले बनवा लेते हैं, बाद में लेआउट डिसाइड करते हैं। ऐसे में उनका सारा रूम डिस्टर्ब हो जाएगा और कभी भी आपको एक लग्जरी और स्टाइलिश फील नहीं आएगा। आपने एक बार लेआउट को डिसाइड कर लिया उसके बाद अगर आप फॉल सीलिंग का डिजाइन करते हो तो वो बेटर रहता है। अब हमारे केस में क्योंकि हम स्मॉल रूम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मल्टी लेयर वाली सीलिंग नहीं बनानी। साथ ही इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड सीलिंग डिजाइन होती हैं इसको भी अवॉइड करना है। अब कौन सी सीलिंग डिजाइन आप प्रेफर कर सकते हो वो दिखा देता हूँ। पहला है लाइटिंग विदाउट फॉल सीलिंग। अगर आपके रूम का हाइट ऑलरेडी कम है, सीलिंग हाइट, तो उस केस में आप विदाउट फॉल सीलिंग भी मल्टीपल तरह की आजकल सीलिंग लाइट्स आने लगी जो डायरेक्टली सीलिंग पे प्लेस हो जाती है, वो यूज कर सकते हो। उसमें ट्रैक लाइट हो गया, सिलेंड्रिकल लाइट्स हो गया, सरफेस पैनल हो गया, सरफेस प्रोफाइल हो गया, सभी तरह की लाइट्स आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सीलिंग बनाना तो आप 4 इंची डाउन करके सिंपल सीलिंग दे दीजिए और उसके अंदर आप नॉर्मल प्रोफाइल या कंसील लाइट यूज कर सकते हैं। थर्ड डिजाइन होता है रिवर्स को वाला, यानी कि वॉल की तरफ लाइट दे दीजिए और बाकी सारे डिजाइन को सिंपल और प्लेन रखिए। और चौथा डिजाइन होता है आपका हाफ सीलिंग वाला, जिसमें हम सिर्फ बॉर्डर की सीलिंग बनाते हैं और बाकी एरिया में सीलिंग प्लान नहीं करते हैं। दोस्तों इन चारों ही सीलिंग में खास बात है कि आपको वर्टिकल स्पेस मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि आप सीलिंग को डाउन बहुत कम कर रहे हो। स्मॉल रूम के अंदर आपको वर्टिकल स्टोरेज मैक्सिमाइज करना होता है, इसलिए सीलिंग की डेप्थ को कम से कम हमें रखना चाहिए। तो सीलिंग को जितना हम प्लेन और सोबर रखेंगे उतना ही हमारा स्मॉल रूम बड़ा दिखाई देगा, साथ ही वो स्टाइलिश
फील भी देगा। सीलिंग के बाद बारी आती है फ्लोरिंग डिसाइड करने की। दोस्तों स्टेप नंबर 3 में हम फ्लोरिंग की बात करेंगे। फ्लोरिंग के लिए आप लार्ज साइज की टाइल्स यूज कर सकते हैं या फिर वुडन प्लैंक्स भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए लाइट कलर का ही यूज कीजिए। साथ ही जो इंस्टॉलेशन पैटर्न है उसको भी हमें ध्यान रखना है। इंस्टॉलेशन पैटर्न अगर आप डायगोनल रखते हैं या फिर हेरिंगबोन वाला रखते हैं, ऐसे में हमारी आइज को इल्यूजन मिलता है डेप्थ का और रूम का साइज बड़ा नजर आता है। तो दोनों बातों को ध्यान रखिए आप फ्लोरिंग को डिसाइड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4 है फर्नीचर का डिजाइन डिसाइड करना। हमने पहले लेआउट प्लानिंग कर लिया, कैसे स्पेस को मैनेज करना है, फिर सीलिंग डिसाइड कर लिया और फ्लोरिंग डिसाइड कर लिया। अब फर्नीचर देखेंगे कि फर्नीचर में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। इसमें सबसे पहली बात है हमें कोई भी अनयूजफुल या अननेसेसरी फर्नीचर हमारे रूम में नहीं रखना। उससे आपका रूम क्लटर्ड नजर आता है, साथ ही आपका स्पेस भी कंजेस्टेड होता है क्योंकि ऑलरेडी छोटा रूम है। ऐसे में आपको अननेसेसरी फर्नीचर को अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली आपको कोई भी ओवर साइज या बल्कि फर्नीचर नहीं प्लान करना क्योंकि रूम का साइज छोटा है, ऐसे में प्रोपोर्शन गड़बड़ हो जाता है। आपको हमेशा कॉम्पैक्ट साइज के फर्नीचर ही अपने रूम में प्लान करने हैं, जैसे कि सोफा हो गया, कॉफी टेबल्स हो गई, ये सभी आपको जो है कॉम्पैक्ट साइज के अपने रूम में रखने हैं। जो फर्नीचर आपके कभी कभी काम आता है उसको आप फोल्डिंग रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका स्टडी टेबल प्लान करना लेकिन कभी कभी ही काम आता है तो उसको फोल्डिंग रखिए ताकि जब वो काम नहीं आ रहा तब आपका फ्लोर स्पेस क्लियर रहे। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लोटिंग फर्नीचर या फिर लेग्स वाले फर्नीचर यूज करना। क्योंकि आपका रूम ऑलरेडी छोटा है, ऐसे में बेड और वार्डरोब आपका फिक्स रहता है, उसके नीचे का फ्लोर स्पेस हमें जनरली नजर नहीं आता। तो बाकी जितने भी हम फर्नीचर प्लान कर रहे हैं उसको या तो आप फ्लोटिंग में प्लान कीजिए ताकि वो वॉल माउंटेड रहेंगे और फ्लोर स्पेस क्लियर नजर आएगा, तो आपकी आइज को इल्यूजन होगा बड़े रूम का। सेकेंडली अगर आप उसको नहीं करना चाहते किसी भी रीजन से तो आप लेग्स वाले फर्नीचर प्लान कीजिए। उस केस में भी क्या होगा कि आपका जो नीचे का फ्लोर स्पेस है आपको विजिबल रहेगा और आपको आइज को इल्यूजन रहेगा कि आपका रूम बड़ा साइज का है। तो ये दोनों ट्रिक आप यूज कर सकते हो। और लास्टली आपको शार्प एजेस अवॉइड करनी है फर्नीचर की और उसमें स्मूथ और कर्व एजेस रखनी है क्योंकि हमारा रूम ऑलरेडी स्मॉल है, उसमें मूवमेंट स्पेस कम मिल रहा है, तो इसमें शार्प एजेस में लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है। दोस्तों स्टेप नंबर 5 में आता है वॉल डिजाइनिंग। यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट बातें जो हम ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ ये आपको मास्टर वॉल डिसाइड करनी है, मतलब कोई एक वॉल होनी चाहिए इसके ऊपर आपको डेकोर आइटम यूज़ करना है, बाकी वॉल को आप सिंपल वॉल ही रहने दें। मास्टर वॉल या तो आपकी टीवी वाली वॉल हो सकती है या फिर आपकी बेड बैक वॉल हो सकती है। दोनों में से जो भी वॉल को आप मास्टर वॉल डिसाइड करें उसके ऊपर आप सिंपल इंटीरियर प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉलपेपर ले सकते हैं, वॉल मोल्डिंग ले सकते हैं या फिर ग्रूव्स वाला डिज़ाइन ले सकते हैं। आप सिंपल पेंट के जरिए भी उसको डेकोर कर सकते हैं। जब हम डिज़ाइन करें तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा हमें वर्टिकल डिज़ाइन यूज़ करनी है, हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन यूज़ नहीं करनी है। वर्टिकल डिज़ाइन से क्या होता है कि आपकी जो आइज़ है उसको इल्यूजन होता है लॉन्गनेस का। जितना लंबा वॉल नजर आएगा उतना ही हमें ऐसा लगेगा कि रूम का साइज बड़ा है, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल लाइन में रूम का साइज छोटा नजर आता है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी वॉल पे आप कलर लेने वाले हो मास्टर वॉल का, वो भी आपको सिमिलर लेना है बाकी सारी वॉल से। ऐसा करने से क्या होगा कि मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम होगी, वो रूम स्पेशियस नजर आएगा। अगर आप डिफरेंट कलर की वॉल बनाते हो मास्टर वॉल को तो आपका रूम का साइज छोटा नजर आता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे विंडोज एंड डोर के बारे में। दोस्तों आपका अगर स्मॉल साइज का रूम है तो उसमें विंडो आपको जरूर लगानी है, लेकिन साइज उसका अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। जनरली अगर आपका 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट का रूम आप बना रहे हो तो उसमें या तो 2x3 की या 3x4 ये स्टैंडर्ड साइज है विंडो के लिए। अगर आप पूरा एक वॉल पे फ्रेंच विंडो प्लान करना चाहते हो तो उस केस में आपको कोई ना कोई एक मेजर फर्नीचर अपने रूम से अवॉइड करना होगा, जैसे कि वार्डरोब अगर आप नहीं बना रहे या टीवी पैनल नहीं बना रहे तो आप इस तरह का फ्रेंच विंडो भी अपने रूम में प्लान कर सकते हो। और अगर डोर्स की बात करें तो नॉर्मली स्विंग डोर हमारे यहाँ यूज होता है। अगर स्विंग डोर की पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही स्पेस के कारण तो आप स्लाइडिंग डोर या फोल्डिंग डोर भी अपने रूम में प्लान कर सकते हो। स्पेस के अकॉर्डिंग आपको इन ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे फर्निशिंग की। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम कर्टन समझ लेते हैं। कर्टन क्योंकि हम विंडो प्लान कर रहे हैं तो कर्टन हमें प्लान करना ही है। अब ऐसे में अगर आपका फ्रेंच विंडो बना हुआ है तो उसमें आप ऑब्वियसली फ्लोर टू सीलिंग कर्टन प्लान करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपकी छोटी साइज़ की विंडो है तब भी आप फ्लोर टू सीलिंग कर्टन प्लान कीजिए। फ्लोर टू सीलिंग कर्टन प्लान करने से क्या होता है कि आपको जो इल्यूजन मिलता है वो एक लंबी वॉल का मिलता है और ऐसा लगता है कि आपका जो रूम है वो बड़े साइज़ का है। साथ ही अपने को ये भी करना है कि जो कर्टन रोड है वो आपकी विजिबल ना रहे। उसके लिए आप या तो पेलमेट में हाइड कर दीजिए उसको या फिर आप सीलिंग के अंदर ही कर्टन ट्रैक लगाकर उसको हाइड कर दीजिए। ये दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही एक ट्रिक और मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मान लीजिए विंडो जो है आपकी वो दीवार के बीच में आ रही है या ऐसी जगह पे आ रही है कि जहाँ दोनों साइड आपको वॉल मिल रही है, तो आप कोशिश कीजिए कम से कम एक एंड से लेकर के विंडो तक का कर्टन जरूर प्लान करें। कभी भी ऐसा नहीं करें कि वॉल फिर कर्टन फिर वॉल, ऐसा करेंगे तो भी आपका रूम कंजस्टेड नजर आएगा। अगर आप चाहें तो फेक कर्टन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जहाँ विंडो नहीं है वहाँ तक भी कर्टन को ले जाइए। ऐसा करने से आपका रूम का जो वॉल है वो 2 ही पार्ट में डिवाइडेड नजर आएगा और रूम का साइज बड़ा नजर आएगा। साथ ही दोस्तों जो कर्टन्स है, बेडशीट्स है और रग्स हैं, ये तीनों जो हमारे फर्निशिंग आइटम है उसके लिए आपको हमेशा प्लेन कलर अपने छोटे रूम में प्लान करने हैं। कोई भी प्रिंट्स या बोल्ड कलर यूज़ नहीं करना है। ऐसा करने से भी आपका जो रूम साइज़ है वो बड़ा नज़र आता है।
स्टेप नंबर 8 में आता है कलर्स एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन। दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम के ऊपर जाना है। आपको सेम फैमिली के कलर्स ही अक्रॉस यूज़ करने हैं। ऐसा करने से आपका रूम का साइज बड़ा नजर आता है। अगर वॉल पेंट की बात करें तो जो वॉल पेंट का कैटलॉग होता है उसमें जो ऊपर वाली लाइन है और सेकंड लाइन है, इस तक के कलर्स आपने वॉल पेंट पे ले सकते हो, क्योंकि ये न्यूट्रल या फिर लाइट शेड के होते हैं। इसमें आप चाहें तो ग्रीन के शेड में चले जाएं, चाहे तो ब्लू के शेड में चले जाएं, चाहे तो येलो के शेड में चले जाएं, व्हाइट के शेड में चले जाएं, लेकिन लेना आपको ऊपर वाले कलर्स को ही है। आपको हमेशा ग्रे या डार्क कलर को अवॉइड करना है, क्योंकि वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करेंगे और आपके रूम को स्मॉल होने का फील देंगे। इसी तरह से अगर फर्नीचर की बात करें, उस पर जो लैमिनेट बाय करने वाले हो उसको भी आप सॉलिड कलर्स में लेके जाइए। वुडन को आप मिनिमम यूज़ कर सकते हो कहीं कहीं पे अगर लेना है तो, बाकी मेनली आप सॉलिड कलर काम में लीजिए। उसमें फिनिश आप या तो मैट ले लीजिए या ग्लॉस ले लीजिए। टेक्सचर फिनिश को हमेशा छोटे रूम में अवॉइड करना चाहिए। अगर फर्निशिंग की बात करें तो वहाँ पे भी आपको हैवी प्रिंट्स को अवॉइड करना है। सिंपल प्लेन फैब्रिक्स जो हैं आपको काम में लेने हैं। इस तरह से अगर आप जो हाईलाइटेड वॉल अपने रूम की क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे मान लीजिए वॉल मोल्डिंग लगा रहे हो, तो उसको वॉल मोल्डिंग को सेम जो आपका बैक पेंट है उसी का पेंट करें, डिफरेंट कलर में पेंट ना करें। इस तरह से अगर आप मिनिमम कलर्स अपने रूम में यूज़ करोगे, उससे भी आपका रूम बड़ा नज़र आएगा। लास्टली मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक समरी शो कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमने सारे जितने भी स्टेप्स लिए हैं उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब नोट डाउन है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दोस्तों आज का वीडियो हमारा था, अगर आपका स्मॉल रूम है तो उसको कैसे प्लान करना है। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।